हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हमारी फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लास्ट पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होती है। तो संक्षारण से शुरू करेंगे। संक्षारण, तो ये संक्षारण और विकृत गंधिता हमने पढ़ा था उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो कहते किसे हैं संक्षारण, ये हम देखते हैं। जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है। अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तो संक्षारित होने से क्या मतलब है कि उस पर एक परत बन जाती है। तो संक्षारित होने से मतलब है कि परत बनना। तो हम संक्षारण कहते किसे हैं कि जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता से मतलब है कि नमी या फिर अम्ल के संपर्क में आती है, तो उस पर एक परत बन जाती है, जिस परत के बनने की इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं, है ना। तो हम उदाहरण देखते हैं कि संक्षारण के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो उदाहरण में देखते हैं, लोहे पर भूरी रंग की परत चढ़ना। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना। और दूसरा उदाहरण है चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। और तीसरा उदाहरण है इसका तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तो जो भी हमने इसके अंदर लिया, लोहा, चांदी, तांबा, तो ये सब धातुएं हैं। तो इन धातुओं का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है ये हम देखते हैं। जैसे लोहे का रासायनिक सूत्र Fe होता है, ये एक धातु है। वैसे ही चांदी का रासायनिक सूत्र होता है Ag, इसे कहते हैं सिल्वर, इसे कहते हैं आयरन। और जो तांबा है उसका रासायनिक सूत्र होता है Cu, इसे कहते हैं कॉपर, है ना। तो ये तीन धातुएं हैं। जब ये इनमें संक्षारण की प्रक्रिया होती है तो इन पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो लोहे पर, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये परत बनती कैसे है? ये परत जो बनती है वो ऑक्सीकरण होने से, इन धातुओं के ऑक्सीकरण होने से या उपचयन होने से बनती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं लोहे का। तो लोहे का जब ये लोहा है Fe, जब ये आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी के संपर्क में आता है, तो आर्द्रता या नमी में होता क्या है? पानी होता है, जल ही तो होता है। तो इसका रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया जब जल से करवाई जाती है, आयरन की जब अभिक्रिया जल से करवाई जाती है, तो Fe2O3 बनता है। Fe2O3 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है और Fe2O3 बनता है। ये Fe2O3 ही जंग कहलाता है, इसे हम कहते हैं जंग। सामान्य भाषा में Fe2O3 को जंग कहते हैं, है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ सिंपली आयरन है, फेरस है, Fe धातु है। जब ये अभिकारक है,
जब ये अभिकारक में होता है तो इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब ये उत्पाद में बदलता है, उत्पाद में जो ये आयरन है उसके पास ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण या उपचयन। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनको हम कहते हैं की वृद्धि हो जाती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उन्हें हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये इस धातुओं का उपचयन हो जाता है या ऑक्सीकरण हो जाता है, जिनकी वजह से इनके ऊपर एक परत बन जाती है और इस परत से इन धातुओं का ह्रास होने लगता है या कमी होने लगती है, इन धातुओं की कमी होने लगती है। तभी आपने एक उदाहरण देखते हैं, चांदी देखी है कभी, चांदी के कोई जेवरात होते हैं, उन्हें कुछ सालों बाद जब हम निकलवा के उनको तुलवाते हैं तो वो चांदी कम कम मिलती है हमें, पहले की तुलना में उसमें चांदी कम मिलती है। वो इस वजह से कि वो रखी रहने से उसके अंदर धातुओं की क्षति हो जाती है, क्योंकि उनका ऑक्सीकरण हो जाता है या उपचयन हो जाता है। तो ये उपचयन का और या ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है जो हम दैनिक जीवन अपनी सामान्य जिंदगी में देखते हैं। संक्षारण के उदाहरण वो ये है कि लोहा, चांदी और लोहे की, जैसे आपने देखा होगा लोहे का संक्षारण, ये भी मेन समस्या, सबसे बड़ी समस्या लोहे का संक्षारण है, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो लोहे की बनी रहती है, जैसे कार के ढांचे, पुल, रेलिंग, या फिर धातु जो लोहे की होती है उनकी क्षति ज्यादा मात्रा में होती है, ज्यादा जल्दी लोहे की क्षति होती है। इस वजह से लोहे की क्षति से बचाने के लिए लोहे को उनके ऊपर पेंट करवाया जाता है, उनके ऊपर कलर करवा के रखा जाता है। कलर करवाने से होता क्या है कि कलर करवाने से इनका अपचयन, जो ऑक्सीकरण होता है धातु का या आयरन का, फेरस का जो ऑक्सीकरण होके ये जंग में बदल जाता है, वो नहीं होता है या फिर कम मात्रा में होता है। जो भी ऑक्सीकरण होता है वो उस पेंट का होता है, धातु का ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसलिए धातु वैसी की वैसी बची रहती है और उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसलिए जो जंग से बचाने के लिए लोहे की चीजों को पेंट करके हम रखते हैं। तो ये तो हो गया कि संक्षारण क्या होता है। अब हम देखते हैं विकृत गंधिता, वो भी एक ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है। विकृत गंधिता हम देखते हैं, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता होती क्या है, विकृत गंधिता है, विकृत गंधिता होती क्या है, जब हम वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखते हैं तो वो खराब होने लगते हैं। तो वसायुक्त तथा तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखने से वो खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या एक अजीब सी विकृत स्मेल आने लगती है, उसमें से विकृत गंध आने लगती है, इस वजह से उन्हें हम कहते हैं विकृत गंधिता। होता क्या है, क्योंकि तेल की वजह से या वसा की वजह से उन पदार्थों में ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं चिप्स, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट्स में क्या जाता है, चिप्स बनी किसकी होती है, तेल से निकाली हुई होती है, तो वसा होती है उनके ऊपर या तेलीय पदार्थ होते हैं, तेलीय पदार्थ के अंदर से तल के निकाली हुई होती है। तो चिप्स को हम सेल करते हैं, इनको बेचते हैं, तो इनको सुरक्षित रखने के लिए या इनको खाने योग्य रखने के लिए हम क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में से सारी ऑक्सीजन निकाल के उन पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस से भर के पैक किया जाता है, नाइट्रोजन गैस
भर कर पैक करते हैं ताकि वो खाने योग्य बनी रहे। अब नाइट्रोजन गैस भरने से होता क्या है, क्योंकि चिप्स में तेल या वसा युक्त सामग्री को रखने से वो खराब हो जाती है, क्योंकि उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उनका उपचयन हो जाता है। तो नाइट्रोजन और ऐसे ऑक्सीकारक हम यूज करते हैं। तो उन ऑक्सीकारकों के यूज करने से क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण या उपचयन होता है वो उन पदार्थों का ही होता है, और चिप्स का ऑक्सीकरण या उपचयन नहीं होता उन पदार्थों का जो हमने भरे हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस भरी है या फिर ऐसे ऑक्सीकारक भरते हैं जिससे इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। और जो हमारा मेन पदार्थ था, इन्हीं का ऑक्सीकारकों का ही ऑक्सीकरण हो जाता है, और जो हमारा मेन पदार्थ था वो ऐसे कि ऐसे सुरक्षित बचा रहता है। तो ये तो हो गया कि विपरीत गंधिता और संक्षारण क्या होता है। ये एक ऐसे उदाहरण है जो हम ऑक्सीकरण के हमारी दैनिक जीवन में देखते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताऊंगी पढ़ के कि आपको करना कैसे है। तो ये अभ्यास क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ इस चैप्टर के। तो मैं पढ़ पढ़ के आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगी कि कैसे इस क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो एक पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा कथन असत्य है। हमें अभिक्रिया दे रखी है, वो है PbO मतलब लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन। फिर उत्पाद में देख रखा है एरो के बाद Pb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, और इधर इस अभिक्रिया को संतुलित कर रखा है। और इसमें पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है। तो हम ये देख लेते हैं, उसने पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो हम सत्य चीजें देख लेते हैं कि ये पूछा है कि कौन सा अपचयित हो रहा है, कौन सा उपचयित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, जो लेड ऑक्साइड है वो लेड में बदल रहा है, मतलब PbO है वो Pb में बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और जो C है कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। जो कार्बन है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, और जो लेड है वो लेड ऑक्साइड है वो लेड में बदल रहा है। तो हमने देखा था उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं में, तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया उसमें उसे कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो कार्बन में क्या हो रहा है, अभिकारक में ये कार्बन था और ये उत्पाद में CO2 में बदल रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन। और ये एक है कि लेड ऑक्साइड है और लेड में बदल रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो लेड ऑक्साइड से लेड में बदल रहा है, उत्पाद में लेड है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हें हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया अब हम देखते हैं कि उसने हमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं। तो ऑप्शंस दिए हैं इसमें कि सीसा अपचयित हो रहा है, तो मतलब सीसा कौन सा है, लेड है, लेड को हम कहते हैं सीसा। तो सीसा अपचयित हो रहा है, तो इसमें सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये कथन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, इधर उपचयित कौन सा हो रहा है, कार्बन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये उपचयित हो रहा है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ऊपर वाले दोनों कथन गलत है और नीचे वाला C और D सही है। और दूसरी अभिक्रिया दे रखी है इसमें, तो गलत बताना था उसके अंदर, तो A और B गलत है। एक अभिक्रिया दे रखी है हमें Fe2O3, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम और Al2O3 प्लस 2 Fe। और ये पूछ रहा है इसमें, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और इसने पूछा ये है कि ये कौन सी अभिक्रिया है।
तो हमने कितने प्रकार देखे अभिक्रिया के, एक देखा है संयोजन अभिक्रिया, एक देखा है वियोजन अभिक्रिया, दूसरा देखा है, तीसरा देखा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा देखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवी देखी है हमने उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक दो उत्पाद होते हैं जो पूरी, दो अभिकारक होते हैं जो पूरी तरीके से संयोजित हो जाते हैं। और वियोजन क्या होता है, उसका उल्टा होता है, एक अभिकारक होता है और वो दो उत्पादों में टूट जाता है। और विस्थापन क्या होता है कि हमारे पास अभिकारक होता है और एक धातु होती है, तो वो धातु इसमें से विस्थापित कर देती है आयन को और एक अलग बनाती है। तो इसमें एक तो अभिकारक है जो पूरा यौगिक है और एक धातु है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ये दो अभिकारक होते हैं जो दोनों पूरे यौगिक होते हैं, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो इसमें अभिक्रिया कौन सी हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें आएगा कि विस्थापन अभिक्रिया हो रही है इसके अंदर। और तीसरा जो हमें पूछा है तीसरे क्वेश्चन में, वो ये पूछ रहा है कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। मतलब ये Fe है लोहा, हम Fe धातु को बोलते हैं, इस पर क्या डालेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो अब होता क्या है, तो ये क्या होगा क्या, ये पूछ रहा है कि ये इन दोनों की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो ये क्या होगा, FeCl बनेगा, FeCl, फिर क्लोराइड बनेगा FeCl2 प्लस H2, और ये आ जाएगा दो, यहाँ आगे आ जाएगा, तो फेरिक क्लोराइड बनेगा और बनेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये इसका उदाहरण है कि इसमें दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस का आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस का आयरन हाइड्राइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण या जल बनता है। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। और अब ये चौथा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये पूछ रखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये मैंने पूरी तरीके से अपने पहले वीडियोस डाल रखे हैं, उसमें बता दिया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों जरूरी है। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो नष्ट होता है और न ही नया बनता है, इसलिए जितने परमाणु अभिकारक में होते हैं उतने ही उत्पाद में होने जरूरी है। इस वजह से हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक है। और ये पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण में लिखवाने का पूछ रहा है। तो ये जो संतुलित समीकरण कैसे करते हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरी अच्छी तरीके से समझा रखा है कि कैसे संतुलित समीकरण कैसे संतुलित समीकरण लिखते हैं, और जो अगर हमें समीकरण दिए हुए हैं तो उन्हें हम कैसे संतुलित करते हैं। तो ये सब आप पहले करेंगे, खुद करके देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा नहीं आ रहा है, और फिर मैं एक वीडियो इन सब का बनाऊंगी और फिर आपको पूरे संतुलित समीकरण बना के और समझा के मैं आपको करवाऊंगी खुद। तो पहले आप खुद करके देखेंगे। तो मैं सारे समीकरण छोड़ रही हूँ क्योंकि आप खुद करेंगे और फिर मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा आपको नहीं आया। और ये एक है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है। तो मैंने ये भी दोनों करवा रखे हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, मैं आपको एक संक्षेप में बता देती हूँ कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे होती है जिनमें अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो इन अभिक्रियाओं में होता क्या है, ऊष्मा निकलती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है उन्हें, जिनमें ऊष्मा निकलती है हम उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिनमें ऊष्मा देनी पड़ती है तो इनमें ऊष्मा देनी पड़ती है तो हम उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। तो
उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, उष्मा निकलती है और उष्मा शोषीय अभिक्रियाओं में हमें उष्मा देनी पड़ती है। लेकिन अब इसका हम इतना सा आंसर तो नहीं लिखेंगे, तो इसका पूरा आंसर मेरे पहले वाले वीडियोस देखेंगे आप, और देखेंगे कि उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषीय अभिक्रियाओं को हमें कैसे लिखना कैसे है एग्जाम में। और शोषण एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों है ये भी मैंने पहले वाले वीडियोस में बता दिया है। और कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो मैं बताती हूँ कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 है, ये दो अभिकारक है और बनेगा क्या हमारे पास MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। और वियोजन अभिक्रिया लेते हैं हम। वियोजन अभिक्रिया में क्या है, MgO है और क्या बनाएगा Mg प्लस O2। पर ये है कि हमारे पास इसमें तो अभिकारक दो है और क्या बना रहे हैं, उत्पाद। जो उत्पाद सिर्फ एक उत्पाद बनाएंगे। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाएंगे और वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक होगा, वो छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाएगा। जैसे यहाँ दो में उत्पादों में टूट रहा है, तो ये एक अभिकारक एक होगा और उत्पाद दो बनाएगा, और इधर अभिकारक दो होंगे और उत्पाद दो एक बनाएंगे। तो संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत इसीलिए कहा जाता है। और इसमें उष्मा निकलती है, इस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है संयोजन अभिक्रिया में। वियोजन अभिक्रिया में हमें इसे तोड़ना है, तो इसे तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, तो उष्मा देनी पड़ती है। इसमें तो हम उष्मा देनी पड़ती है, तो इसमें हम उष्मा देंगे। किसी चीज को तोड़ेंगे तो उसमें कुछ तो ऊर्जा लगाएंगे, कुछ उष्मा लगाएंगे, तभी तोड़ेंगे ना। और जब अगर जोड़ते हैं हम किसी चीज को तो ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है, और इसमें वियोजन में उष्मा देनी पड़ती है। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अब देखते हैं कि और क्या पूछ रहा है। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए जिसमें उष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो उष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो जो वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण पूछ रहा है वियोजन, तो जिसमें उष्मा, तो उष्मा का उदाहरण तो हमने अभी अभी देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जलाते हैं या उष्मा देते हैं तो Mg प्लस O2 में टूट जाता है। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है। तो ये तो उष्मा का उदाहरण हो गया, ये तो उष्मा का उदाहरण हो गया। दूसरा आप पूछ रहा है कि विद्युत से कौन सा टूटता है, तो H2O का जब हम विद्युत अपघटन करवाते हैं, H2 जल का जब हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो ये OH माइनस तथा H प्लस आयनों में टूट जाता है। तो OH माइनस प्लस H प्लस आयनों में टूट जाता है। और एक और पूछा उसने कि सूर्य के प्रकाश से किसको तोड़ते हैं हम, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl है। जब इसको हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं AgCl2 आएगा, तो ये Ag प्लस Cl2 बनाता है, Ag प्लस Cl2 बनाता है। तो ये तीनों वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। एक में उष्मा देनी पड़ रही है, दूसरे में विद्युत अपघटन से हम तोड़ रहे हैं, और दूसरे में सूर्य के प्रकाश से। तीनों में हम कुछ ना कुछ ऊर्जा दे रहे हैं, जिस वजह से ये टूट के छोटे छोटे उत्पाद बना रहे हैं। और इसको वैसे मैंने पूरे विस्तृत रूप से डिटेल में हम पहले वाले वीडियोस में मैं पढ़ा चुकी हूँ। और ये है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर क्या होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया गया है। तो क्या अभिक्रिया है इसमें, सिल्वर नाइट्रेट। ये पूछ रहा है कि अभिक्रिया लिखो।
तो इस किस किस की अभिक्रिया लिखवा रहा है ये, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर कैसे मिलेगी हमें, कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहा है और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये तो सिल्वर नाइट्रेट है, इसकी अभिक्रिया करवा रहा है कॉपर से, विस्थापन करवा रहा है कॉपर से, और क्या बनवा रहा है, विस्थापन करवाने से सिल्वर नाइट्रेट बन के विलयन सिल्वर मिल रहा है हमें, विस्थापन करवाने से क्या मिल रहा है हमें, सिल्वर मिल रहा है। तो ये है सिल्वर नाइट्रेट है और इसका विस्थापन कॉपर से करवा रहा है और क्या मिल रहा है हमें, सिल्वर मिल रहा है। तो सिल्वर तो ये बता रहा है कि सिल्वर हमें उत्पाद में मिलेगा, कॉपर से विस्थापन करवाना है मतलब कॉपर के साथ अभिक्रिया करवानी है और विलयन किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का। तो ये दो तो हमें अभिकारक में लेना है। ये कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और हमें चाहिए क्या, सिल्वर चाहिए। तो किस में चाहिए, उत्पाद में। जो चीज हमें मिलेगी वो हम किधर लिखेंगे, जो चीज हमें चाहिए वो हम उत्पाद में लिखेंगे, और जो हम जिस चीज पर परिवर्तन करवा रहे हैं वो किधर लिखेंगे, अभिकारक में लिखेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट में परिवर्तन हो रहा है तो अभिकारक में लिखेंगे, और सिल्वर मिल रहा है हमें तो वो उत्पाद में लिखेंगे। और विस्थापन किससे करवा रहा है, अभिक्रिया किससे करवा रहा है, कॉपर से करवा रहा है। तो ये तो चलो हटा दिया सिल्वर, तो सिल्वर को निकाल दो पहले, क्योंकि ये तो उत्पाद में उसने बता ही दिया कि सिल्वर मिलेगा। और जो सिल्वर को हटाने से जो जुड़ रहा है उन्हें जोड़ दो, तो कॉपर और नाइट्रेट NO3 2, कॉपर +2 और इधर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उधर +2 में चला गया है, तो कॉपर नाइट्रेट हमें मिल रहा है और ये ऐसे अभिक्रिया होगी इसकी। और देखते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया हमने किस में पढ़ी थी, ये हमने द्विविस्थापन में देखा था। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विस्थापन अभिक्रिया को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है अपने पहले वाली वीडियो में, उधर ही समझाया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया को देखने के लिए कि कैसे लिखना है उसे और उसके कैसे एग्जाम्पल लेने हैं और एग्जाम्पल उदाहरण उसका कैसे देना है, ये समझने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। और एक है कि अभिक्रिया के योग व ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को समझाना है, वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। और ये बता देती हूँ, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो इस तत्व X तथा उस काले रंग की यौगिक का नाम बताइए। तो ये पूछ रहा है कि क्या क्या रहा है कि X का नाम बताना है हमें, कि भूरे रंग का तत्व होता है। तो कॉपर, तांबे को देखा है, कॉपर वो भूरे रंग का होता है, तो ये कॉपर है X, तो तत्व कौन सा है, कॉपर है। तो तत्व कौन सा है, कॉपर है। और उसका क्या करवा रहा है कि ये क्या रहा है कि कोई तत्व है X तत्व है जिसको हम वायु की उपस्थिति में दहन करवाएंगे। तो वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कॉपर का दहन करवाएंगे, क्योंकि X भूरे रंग का बता रखा है इसे, भूरे रंग का, तो भूरे रंग की एक धातु होती है कॉपर कहते हैं ना, तो उसको वायु की उपस्थिति में दहन करवा रहा है। और जब कॉपर को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है जो काले रंग का होता है। ये चैप्टर ऐसे खत्म हो गया है और इसके मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी कल की वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।